भाई देख, घूमने फिरने का शौक सबको होता है, लेकिन अगर शिमला के स्नो क्रेस्ट होटल जाना तो रूम नंबर 309 को दूर से ही सलाम कर देना। क्यों? क्योंकि उस कमरे में आज तक जो भी गया है या तो पागल हो गया या फिर ऐसा खोया कि कभी मिला ही नहीं। अब हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है, जब विशाल और अदिति हनीमून पर उस रूम में जा पहुंचे। पर वो ट्रिप नहीं था भाई, वो तो एक श्रापित सफर था। तो बैठ जा, हेडफोन लगा और सुन हांटेड रूम 309 की कहानी, जिस रूम में कोई 2 रात से ज्यादा नहीं टिकता। और हाँ, अगर तू भी ऐसी कहानियां सुनते हुए कांपना पसंद करता है तो एक लाइक ठोक दे और सब्सक्राइब कर दे डीके जनरल 4354 को, वरना अगली बार होटल में रूम मांगने पर शायद 309 ही मिल जाए और तब मैं नहीं बचा पाऊंगा। भाई एक और बात, आप लोग हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाई तुझे आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्चा किस्सा है, जिसे मैं चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। ये बात है कोई 3 साल पुरानी। मेरी नई नई शादी हुई थी। बहुत एक्साइटेड था। हर लड़के की तरह मैंने भी प्लान किया था कि हनीमून एकदम फिल्मी होना चाहिए। जगह चुनी थी शिमला, बर्फ, पहाड़ और ठंडी हवा। हम दोनों, मैं और अदिति, जनवरी की 5 तारीख को शिमला पहुंचे। स्टेशन पर जब उतरे तो ठंडी हवा ने जैसे सीधे चेहरे पर तमाचा मार दिया, लेकिन अदिति मुस्कुरा रही थी। उसकी वो मुस्कान आज भी याद है, क्योंकि शायद उसी ट्रिप पर वो आखिरी बार हंसी थी। खैर, स्टेशन से टैक्सी ली और पहुंचे होटल। होटल का नाम था स्नो क्रेस्ट रेसिडेंसी। थोड़ा पुराना होटल था, लेकिन दिखने में काफी रॉयल। लकड़ी की छतें, कारपेट वाला रिसेप्शन एरिया और सामने एक बड़ी खिड़की से बर्फ से ढंके पहाड़ दिखते थे, एकदम वैसा जैसे तुम इंस्टा पे रील्स में देखते हो। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने बोला, भैया एक बढ़िया सा रूम दो, हनीमून पे आए हैं। उसने कंप्यूटर पर देखा और कहा, रूम नंबर 309 अवेलेबल है सर। सबसे ऊपर वाला कॉर्नर रूम है, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। मैंने अदिति की तरफ देखा, उसने आंखों से हाँ कर दी। हमने चेक इन किया और लिफ्ट से ऊपर चल दिए, सीधा तीसरे फ्लोर पर। लिफ्ट से जैसे ही निकले, कॉरिडोर में एक अजीब सी ठंडक थी। बाकी होटल में हीटर चालू था, लेकिन उस फ्लोर पर एकदम सीलन वाली ठंडी हवा थी। दीवारों पर पुराने टाइप की पेंटिंग्स थी, कुछ धुंधली हो चुकी थी, और सबसे आखिरी छोर पर था रूम नंबर 309। दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी गंध आई, जैसे कई सालों से वहां कोई ना आया हो, लेकिन सब कुछ बिल्कुल साफ था। रूम बड़ा था, लकड़ी का फ्लोर, एक बड़ी सी बेड और सामने खिड़की जो सीधे बर्फीले पहाड़ों की ओर खुलती थी। अदिति ने तो वहीं खड़े खड़े बोला, यार विशाल, तुमने बेस्ट होटल चुना है। मैं भी खुश था। सामान रखा और बाहर घूमने निकल गए। शाम को लौटे तो थोड़ा थक गए थे। खाना नीचे रेस्टोरेंट में ही खाया और फिर रूम में आकर रजाई में घुस गए। रात को करीब 2:30 बजे अचानक अदिति की चीख सुनकर मैं उठा। विशाल, खिड़की पर कोई था। मैं उठकर खिड़की की तरफ भागा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सफेद बर्फ और बाहर बहती ठंडी हवा। मैंने बोला, शायद सपना देखा होगा या बर्फ की परछाई रही होगी। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। मैंने उसे पानी दिया, फिर से लेट गए। लेकिन भाई उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं उस खिड़की की तरफ लगातार देख रहा था और मुझे भी एक पल के लिए लगा जैसे वहां कुछ था। क्या था पता नहीं। सुबह सब कुछ अजीब था। अदिति चुप थी। कुछ पूछो तो बस ठीक हूं कहती। उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो एक दिन पहले थी। मैंने सोचा शायद सफर की थकान है। नाश्ता किया और निकल पड़े घूमने। कुफरी, रिज, चर्च वगैरह। वो मुस्कुरा रही थी, पर आंखें कुछ और कह रही थी, मानो कुछ कहकर डर रही हो। शाम को वापस लौटे। रूम के पास पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि दरवाजे की कुंडी थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने अदिति से पूछा, तुमने दरवाजा सही से लॉक किया था? उसने हाँ में सिर हिलाया, पर फिर खुद भी चौंक गई। दरवाजा खोला, अंदर सब सही था, कुछ टूटा फूटा नहीं था, लेकिन एक बात अजीब थी। रूम में हल्की सी गंध थी, गीली लकड़ी की, जैसे पुराने बंद कमरे में होती है। हमने इग्नोर किया क्योंकि दिमाग कहता है कि कुछ नहीं है। रात को लगभग 1:30 बजे मैं बाथरूम गया। वहां से निकला तो देखा अदिति खिड़की के पास खड़ी थी, पूरी तरह स्थिर। मैंने पूछा, अदिति
क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं पास गया, उसके कंधे को छुआ। तब उसने धीरे से कहा, वो खड़ी है बाहर, उसी जगह देखो ना। मैंने तुरंत खिड़की के बाहर झांका, पर वहां कुछ नहीं था। कौन खड़ी है? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, एक औरत, वो हर रात आती है, कल भी आई थी और आज भी। मैंने लाइट जलाई, उसे खींचकर बेड पर बैठाया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैं डर गया था, लेकिन खुद को मजबूत दिखा रहा था। तभी मेरी नजर खिड़की के शीशे पर गई। भाई, उस पर 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बर्फीले शीशे पर धीरे से हाथ रख दिया हो। मैंने अपनी हथेली से मैच किया। मेरे हाथ से बड़े निशान थे, बिल्कुल जैसे किसी औरत की हो, लेकिन लंबे, बहुत लंबे। मैंने आदित्य से कहा, तू सो जा, मैं यहीं हूं। लेकिन सच कहूं, उस पूरी रात मैं आंखें बंद ना कर सका। सुबह उठकर तय किया कि अब किसी से बात करनी पड़ेगी। नीचे रिसेप्शन पर गया। वो ही अधेड़ उम्र का रिसेप्शनिस्ट मिला। मैंने धीरे से कहा, सर, इस होटल में रूम नंबर 309 के बारे में कोई बात फैली हुई है क्या? उसने मेरी आंखों में देखा और जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ देखने लगा। मैं बोला, सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बीवी डरी हुई है, खिड़की पर उंगलियों के निशान हैं। तब उसने धीरे से कहा, रूम नंबर 309। हम नए गेस्ट को देते नहीं थे पहले, लेकिन फिर होटल के नए मैनेजर ने कहा कि इतने साल हो गए, अब कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा, कुछ नहीं होगा क्या मतलब? वो बोला, 10 साल पहले इसी कमरे में एक औरत आई थी, अकेली। होटल की बुकिंग में नाम था श्रीमती कविता शर्मा, लेकिन कोई मिस्टर शर्मा उसके साथ नहीं था। तीसरी रात उसने खिड़की से छलांग लगा ली। मैं सन्न खड़ा था। उसने कहा, उसके बाद जो भी कपल इस रूम में आता है, तीसरी रात कुछ ना कुछ अजीब होता है। कोई तो छोड़ के चला जाता है और कुछ तो आज भी वापस नहीं आए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सीधा अदिति को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। मैं भागता हुआ ऊपर पहुंचा, धीरे से दरवाजा खोला, अंदर घुसा तो देखा बेड की चादर आधी गिरी हुई थी, एक तकिया जमीन पर था और अदिति गायब थी। मैंने सबसे पहले वॉशरूम चेक किया, खाली, बालकनी खाली। मैंने पूरे कमरे में चिल्लाकर पुकारा, अदिति, अदिति कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसको फोन किया, बंद। मैं दौड़कर वापस रिसेप्शन गया। सर, मेरी बीवी कमरे में नहीं है। मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, बस नीचे रिसेप्शन गया था और लौटते ही वो गायब हो गई। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था, वो भी घबरा गया। उसने इंटरकॉम पर कॉल किया, रूम नंबर 309 से कोई लेडी गेस्ट नीचे आई है क्या? जवाब आया, नहीं सर, किसी को नहीं देखा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत एक स्टाफ मेंबर को भेजा, नीचे पार्किंग, रेस्टोरेंट और बैक स्टोर चेक करो। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, झुका हुआ, सफेद बाल और एक पुराना चेक वाला स्वेटर पहने। उसने धीमे से कहा, आप 309 में रुके हैं? मैंने थक कर सिर हिलाया। हाँ, और मेरी वाइफ पता नहीं कहाँ चली गई। उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमे से बोला, 309 में कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, किसी को ले जाया जाता है। मैंने उसे गौर से देखा। आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं यहाँ 17 साल से वेटर हूँ। उस दिन भी ड्यूटी पर था जब कविता शर्मा ने छलांग लगाई थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जानता हूँ वो अब भी वहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। आपको कैसे पता? उसने गहरी सांस ली और बोला, उस रात के बाद से 309 में हर तीसरी रात वो कुछ खोजने लौटती है, खिड़की की तरफ खड़ी होती है। कभी कोई औरत देखता है, कभी मर्द, लेकिन जब वो किसी को चुन लेती है तो वो गायब हो जाता है। मैंने चिल्लाकर कहा, तो अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी कहाँ है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर आप उसे वापस पाना चाहते हैं तो आज रात खिड़की खुली रखना, कोई भी चीज खिड़की के सामने मत रखना और खुद कमरे में अकेले रहना। जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे हंस नहीं पाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक बात बोली, अगर दरवाजा खोला तो आप भी नहीं लौटेंगे। मैं किसी तरह कमरे में वापस गया। कमरा पहले से ठंडा लग रहा था, हीटर चालू था, फिर भी जैसे हवा कटार बनकर चल रही थी। अदिति की गुलाबी शॉल अब भी कुर्सी पर रखी थी। मैंने खिड़की के सामने से पर्दे हटा दिए और उस पर हाथ रख दिया। अब वहां उंगलियों के पुराने निशान नहीं थे, लेकिन शीशा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, जैसे कोई उस पार से सांस ले रहा हो।
मैंने लाइट बंद की, रजाई ओढ़कर लेट गया। आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी। रात के करीब 1:47 होंगे। खिड़की अपने आप चरमराकर खुल गई, धीरे से, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसे खिसकाया हो। और फिर मैंने वो आवाज सुनी, विशाल। आवाज अदिति की थी। मैंने उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा अब कमरे के अंदर चल रही थी, सीधे मेरे चेहरे पर। फिर टेबल पर रखे अदिति के बालों का क्लचर अपने आप जमीन पर गिरा। मैंने कांपते हाथों से रजाई खींची और उठकर खड़ा हो गया। खिड़की के पास गया तो देखा बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार। ठक ठक की। मैं सन्न रह गया। बूढ़े वेटर की बात याद आई, जो भी हो दरवाजा मत खोलना। फिर आवाज आई, विशाल मैं हूं अदिति, दरवाजा खोलो ना। मैं वहीं खड़ा रहा, हिल भी नहीं सका। उसके बाद कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं। खिड़की धीरे धीरे फिर से बंद हो गई और कमरे में सिर्फ सन्नाटा। मैं रात भर वहीं बैठा रहा, फर्श पर रजाई लपेटे, और सुबह 7 बजे रिसेप्शन से कॉल आया, सर आपकी वाइफ नीचे लॉबी में बैठी है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या? कब आई वो? सर थोड़ी देर पहले। अकेले आई हैं? कुछ बोल नहीं रही। मैं सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। लॉबी में कोने की तरफ वाली कुर्सी पर बैठी थी अदिति, उसी गुलाबी शॉल में, लेकिन चुपचाप। मैं करीब पहुंचा। अदिति, तुम ठीक हो ना? कहां चली गई थी? उसने मेरी तरफ देखा। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन कुछ अलग था। एक पल को लगा जैसे देख रही है, लेकिन पहचान नहीं रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा, जैसे बर्फ को छू लिया हो। मैंने रिसेप्शन वाले से कहा, हमें अभी चेकआउट करना है। 5 मिनट में बिल लिया, टैक्सी बुलाई और सामान समेटकर हम होटल से निकल पड़े। टैक्सी में मैं बार बार पूछता रहा, क्या हुआ था? कहां गई थी तुम? वो बस धीमे धीमे मुस्कुराती रही। एक बार बोली, वो मुझे बुला रही थी बहुत दूर से। मैंने पूछा, कौन? उसने सिर झुका लिया। पूरे रास्ते वो चुप रही, बस खिड़की से बाहर देखती रही और बुदबुदाती रही कुछ कुछ। घर पहुंचते ही मैं उसके घर वालों को मिलाने ले गया। उन्होंने भी देखा, कुछ तो बदल गया था उसमें। उसने खाने से परहेज शुरू कर दिया था। कभी कभी आधी रात को उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती, कुछ बोलती नहीं, बस देखती रहती बाहर। मैंने एक दिन पूछा, क्या देख रही हो? उसने बोला, वो फिर आएगी, उसने वादा किया है। मैंने घबराकर पास की साइकेट्रिस्ट से बात की। जब उसे दिखाया तो डॉक्टर बोली, ट्रॉमा है, कुछ याद नहीं है शायद। पर एक रात सब बदल गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली तो बगल में अदिति नहीं थी। मैंने उसे खोजा। वो बालकनी में थी, हाथ पसारे ऊपर की तरफ मुंह उठाया हुआ, जैसे किसी को बुला रही हो। मैंने उसे खींचकर अंदर लाया। क्या कर रही हो तुम? उसने एक अजीब हंसी में कहा, बस हवा से मिलने गई थी। मैं कांप गया। उसके बाद कुछ दिन सब शांत रहा, लेकिन फिर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन आया। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो अदिति घर पर नहीं थी। मैंने कॉल किया, मोबाइल बंद। आसपास पूछा, पुलिस में सूचना दी। अगले दिन सुबह 5:30 पर कॉल आया, सर एक औरत मिली है शिमला में, होटल स्नो क्रेस्ट के पीछे, बेहोश हालत में। मैंने पूछा, नाम? तो नाम अदिति शर्मा बताया। मैंने सिर पकड़ लिया, लेकिन वो तो यहीं थी। मैं अगले ही दिन शिमला पहुंचा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, सर इन्हें 3 दिन से होश नहीं है। होटल स्टाफ ने पिछली गली से आहट सुनी और इसे ढूंढा। मैंने कमरे में जाकर देखा और सन्न रह गया। शिमला के हॉस्पिटल में अदिति सो रही थी, बिल्कुल बेहोश, लेकिन उसका चेहरा अब भी डरा हुआ था, जैसे नींद में भी भाग रही हो। मैं पास बैठा रहा बिना पलक झपकाए, मन में एक ही सवाल, तो जो लड़की मेरे साथ घर वापस आई थी वो कौन थी? मैंने चुपचाप डॉक्टर से पूछा, उसके पास क्या सब मिला था? उन्होंने कहा, बस एक फोन। उन्होंने एक थैली में से उसका पुराना फोन निकाला, वही जो उसके पास शादी के पहले से था। फोन पुराना था, चार्ज नहीं हो रहा था। मैंने पावर बैंक लगाया, धीरे धीरे ऑन हुआ। फोन में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वॉइस मेमोज नाम का एक फोल्डर दिखा। उसमें एक फाइल थी, 309 लास्ट नाइट MP4A। दिल धड़कने लगा। मैंने हेडफोन लगाया और प्ले किया। घड़ी की टिक टिक, धीमे से हवा की आवाज, एक फीकी सी सांसें लेने की आवाज, फिर अदिति की धीमी आवाज। आज तीसरी रात है, विशाल सो गया है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। एक हल्की खिड़की खिसकने की आवाज। खिड़की फिर खुल गई, वो वहीं है,
थोड़ा सन्नाटा, फिर अदिति की फुसफुसाहट। उसका चेहरा दिख रहा है, बहुत धुंधला है, लेकिन वो मुझे बुला रही है, कह रही है बस आ जाओ और सब आसान हो जाएगा। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका और एक महिला की धीमी गहरी आवाज, अब तेरी बारी है। रिकॉर्डिंग में अचानक एक चीख, फिर पूरा सन्नाटा और रिकॉर्डिंग खत्म हो गया। मैंने हेडफोन उतार दिए, हाथ कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग गया। उस फाइल का टाइम स्टैम्प ठीक उसी रात का था जब वो गायब हुई थी, तो यकीनन उस खिड़की पर कोई था और वो उसे बुला रही थी। मैंने एक दोस्त से मदद ली जो थोड़ा टेक एक्सपर्ट है। मैंने कहा इस फाइल में कुछ और सुनाई दे रहा है क्या, चेक करो तो। उसने आवाज को साफ किया और जो उसने सुनाया मेरे रोंगटे खड़े कर गया। अब तेरी बारी है और तू ही मेरा रास्ता बनेगी। मतलब वो किसी को चैन से मरने नहीं दे रही थी, उसे हर बार कोई दूसरा चाहिए था, एक आत्मा जो दूसरा शरीर खोज रही थी ताकि बार बार लौट सके। अब मुझे यकीन हो गया, जो लड़की मेरे साथ घर आई थी वो अदिति नहीं थी। मैंने फौरन उस अदिति को फोन लगाया जो घर पर थी। बजता रहा, कोई जवाब नहीं। मैंने अपने घर के सीसीटीवी कैमरे खोले, लेकिन आखिरी रिकॉर्ड 2 दिन पुराना था। घर में जो लड़की थी वो अब जा चुकी थी और जाते जाते कैमरे की सारी फाइलें डिलीट कर चुकी थी। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था और अदिति गायब थी। कमरे में हर चीज वही थी, लेकिन उसका गुलाबी शॉल कुर्सी पर नहीं था। मैं समझ गया, अब मुझे जवाब होटल से ही मिलेगा। मैंने उसी शाम फिर से उसी होटल के लिए निकलने का फैसला किया। स्नो क्रेस्ट होटल, वही कमरा 309। रात 10 बजे मैं वापस उसी कमरे में था। मैंने रिसेप्शन से साफ कह दिया, कोई कमरे में ऊपर नहीं आएगा, जो भी हो मत रोकना, मत टोकना। वही पुराना कमरा, वही दरार वाला आईना, वही खिड़की। लेकिन इस बार मैं आया था सवाल लेकर, डर के साथ नहीं। मैंने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया और कमरे के हर कोने की तलाशी ली। तभी बेड के नीचे एक पुरानी डायरी मिली, लाल रंग की, धूल से भरी। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना, कविता शर्मा 2005। आज तीसरी रात है। मुझे लगने लगा है कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं शीशे में देखती हूं तो मेरी परछाई मुझे नहीं देखती। हर पन्ना एक चीख थी। कल रात जब खिड़की खुली तो किसी ने मेरा नाम लिया। मैं अपने बालों को खुद उड़ते हुए देख रही थी और मैं हिल भी नहीं सकी। मैंने रिसेप्शन को बताया। उन्होंने कहा आराम करो, लेकिन अब मेरी आवाज भी मुझे अजनबी लगती है। मैं जानती हूं मैं मर चुकी हूं, लेकिन मैं गई नहीं, मैं यही हूं और जब कोई अकेला होता है मैं उसके पास होती हूं। मैंने डायरी को जोर से बंद किया। अब मुझे सिर्फ डर नहीं लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। मैंने रिसेप्शन से कहा, होटल में कहीं भी कविता शर्मा की कोई चीज, रिकॉर्ड या पुराना सामान रखा हो, मुझे दिखाओ। स्टाफ ने मुझे नीचे बेसमेंट तक पहुंचाया। पुराना स्टोरेज रूम, जहां पहले पुराना सामान रखा जाता था। बूंद बूंद टपकता पानी, दीवारों पर फफूंदी और एक कोना जहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उन्होंने कहा यही उसकी अलमारी थी, कभी हटाई नहीं गई। अंदर सब वैसा ही रखा है। मैंने उस बक्से को खोला। भीतर एक सफेद सूती साड़ी, लाल बिंदी और एक छोटा सा आईना रखा था। आईने पर धूल थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पोंछा, पीछे से आवाज आई, वो तू नहीं है, लेकिन तू मेरी जगह बन सकता है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन बक्से के नीचे एक फोटो पड़ी थी, कविता शर्मा की, और उसके पीछे लिखा था, मुझे कोई चैन नहीं जब तक मैं फिर से किसी के भीतर ना समा जाऊं। अब साफ था, कविता का मकसद था लौटना बार बार, और इस बार उसने अदिति को चुना था, और शायद मुझे भी। सुबह के 5 बजे मैं होटल की लॉबी में बैठा था, पूरा बदन थका हुआ, लेकिन दिमाग अब भी दौड़ रहा था। एक ही सवाल में, क्या अदिति को वापस लाया जा सकता है? तभी होटल का एक बूढ़ा कर्मचारी रमेश जी पास आया, चुपचाप बैठ गया, फिर बोला, 309 नंबर रूम से मत उलझो बेटा। मैंने पूछा, आप जानते हैं उसके बारे में? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। कविता शर्मा, मैं वहीं था जब उसकी मौत हुई थी। मैं एकदम सीधा बैठ गया। रमेश जी ने कहना शुरू किया, 2005 की सर्दियां थीं। नवविवाहित जोड़ा आया था, कविता और उसका पति। 3 दिन की बुकिंग थी। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरे दिन सुबह जब स्टाफ सफाई करने गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर मास्टर की से खोला और अंदर जो देखा, उनकी आवाज रुक गई, आंखें भर आईं। कविता सीलिंग फैन से लटक रही थी, लेकिन बात यह नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, मुस्कान थी, गहरी, अजीब सी।
और दीवार पर कुछ लिखा था खून से, मैं लौटूंगी अपने पूरे हक के साथ। हमने कमरे की सफाई करवाई, पेंट करवाया और बात को दबा दिया। मैंने पूछा, किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया? की थी, लेकिन केस आत्महत्या में बंद हो गया। मगर अगले ही महीने एक और जोड़ा उसी कमरे में आया और फिर वही कहानी। इस बार लड़की खिड़की से कूदी थी। मैं सुन्न था। रमेश जी बोले, अब तक 7 लड़कियां उस कमरे से या तो लापता हुई हैं या पागल, और हर बार तीसरी रात को। और अदिति? मैंने पूछा। उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है। मैंने झट से पूछा, क्या? रमेश जी ने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। अंदर एक चमकती हुई सिंदूर की डिब्बी और रुद्राक्ष। ये कविता की मां लाई थी। जब उसकी बेटी मरी थी तो उसने कहा था, अगर कभी मेरी बेटी लौटे तो ये उसे चैन दिलाएगा, पर कीमत लगेगी। कैसी कीमत? मैंने पूछा। रमेश जी ने गहरी सांस ली और बोला, जिसे कविता की आत्मा छोड़ेगी उसे कोई दूसरा लेना पड़ेगा। मैंने कहा, मतलब आत्मा को खाली जगह नहीं चाहिए, उसे कोई नया घर चाहिए। अगर अदिति को बचाना है तो किसी को खुद उस जगह लेना होगा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। रमेश जी ने धीरे से लॉकेट मेरी हथेली में रखा। आज रात 309 में बैठ जाना, वही खिड़की खुली छोड़ देना, और ये लॉकेट अपने दिल के पास रखना। जब वो आए तो कह देना, ले मुझ पर अदिति को छोड़ दे। मैंने सिर हिलाया। रात हो चुकी थी। मैं कमरे 309 में अकेला था। खिड़की खुली, सारी लाइट बंद, सिर्फ लॉकेट मेरे गले में था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 3 AM की ओर बढ़ रही थी, और तभी ठंडी हवा का झोंका आया। आईना अपने आप कांपने लगा, और उसी में दिखी कविता। उसकी आंखें खाली थीं, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। फिर से कोई आया, खुद चलकर। अच्छा है, अब उसे जाने दो। मैंने चुपचाप आंखें बंद की और कहा, ले मुझ पर अदिति को छोड़ दे। बिजली चमकी, आईना टूट गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। ना कमरे में कोई लाइट थी, ना खिड़की से रोशनी आ रही थी। बस मेरी सांसें चल रही थीं और सामने वही टूटा हुआ आईना, लेकिन उसमें अब मैं नहीं दिख रहा था। मैंने धीरे से अपनी छाती पर हाथ रखा। लॉकेट वहीं था। धीरे धीरे कमरे की दीवारें फिर से धुंधली होने लगी। एक पल को लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, विशाल। ये अदिति की आवाज थी। मैंने आंखें घुमाई और वहां खड़ी थी मेरी अदिति। वो साड़ी में थी, वही लाल बॉर्डर वाली सादी साड़ी जो उसकी पसंदीदा थी। मैं दौड़कर उसके पास गया। तुम ठीक हो ना? उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, जैसे मैं किसी और के शरीर में कैद थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ काला हो गया और मुझे लगा किसी ने मुझे वापस खींच लिया। मैं मुस्कुराया, आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आ गई, यही काफी है। हम दोनों होटल से बाहर निकले। सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे को देखा, कमरे 309। अब वहां खिड़की बंद थी। हमने होटल छोड़ दिया। 3 महीने बाद हम वापस अपने शहर लौट आए। अदिति अब पूरी तरह ठीक थी, पुराने जैसी। लेकिन एक बात मैं आज भी नहीं भूल पाया, वो आईना। जब भी मैं शीशे में देखता हूं, मेरा चेहरा कुछ पल के लिए धुंधला हो जाता है, जैसे किसी और की परछाई मुझसे पहले वहां पहुंचती है। और हाँ, मैं अब रात में सपने नहीं देखता, क्योंकि जब भी आंखें बंद करता हूं, एक मुस्कुराता चेहरा दिखता है, कविता शर्मा। वो अब शायद मुझे मिल गई है, और मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था। कभी कभी अदिति पूछती है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? मैं हंस देता हूं, लेकिन अंदर से जानता हूं, अब मैं बस एक शरीर हूं, और उस शरीर में एक अनजानी आत्मा की हलचल हमेशा चलती रहती है। कमरा 309 अब भी वही है, और अगला जो वहां जाएगा, शायद उसकी कहानी भी कोई यूं ही सुनाए, किसी दोस्त को बैठाकर धीमे धीमे। कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, बस एक नए डर को जन्म मिला है। तो भाई, कहानी कैसी लगी? अगर पसीना आ गया हो और खिड़की की तरफ बार बार देख रहे हो, तो मतलब कामयाब डराया हमने। ऐसे ही और डर झेलने हैं तो डीके जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर दे फटाफट, वरना अगली बार तेरे सपने में जो आएगा ना, वो ना चाय मांगेगा, ना वाईफाई का पासवर्ड। सीधा बोलेगा, वीडियो देखा, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया रे? अब तो कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।